हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज के करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले हम लोग कल जो करंट अफेयर्स पढ़े थे, एक दो मिनट में जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था कि हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप सभी के उत्तर इस प्रकार थे: डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अबाद जी को। फिर दूसरा प्रश्न था, हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया। यह अभियान चलाया गया था ऑपरेशन स्टार मेकर सेकंड। हाल ही में चर्चा में रहे तीसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन वायर्स 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। आईएमओ, इंटरनेशनल मेरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन से। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ की है। तो प्रारंभ किया गया है पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च की है। केपीआईटी ने लॉन्च की है, जो लिथियम की जगह पर काम करेगी, जो सस्ती होगी। छठवां प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा रिटायर की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है। तो आप सभी को मालूम है, महेंद्र सिंह की धोनी से इसका मतलब है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में सार अमरतला तोरिया महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है, सुआस नाम से। यानी कि सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, जो अंग्रेजी निर्णय को बदल करके 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बदलने का काम करेगा। नौवां प्रश्न है, हाल ही में UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। इसे चुना गया है अंतिम पंघाल जी को। 10वां प्रश्न है, हाल ही में तिब्बती नववर्ष महोत्सव लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया। ये मनाया गया लद्दाख में। 11वां प्रश्न है, दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है। उसका नाम है बाराकुडा। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला किया है। वह राज्य है मध्य प्रदेश। नवनिर्मित मुख्यमंत्री वहां के हैं मोहन यादव जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद शमी को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वह पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड। आज हम लोग फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त की गई पहली अश्वेत व दूसरी महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। ऑप्शन ए है माया एंजेलो, ऑप्शन बी है क्लाउडिन, ऑप्शन सी है केतन जी, ऑप्शन डी है कमला हैरिस। पूछा जा रहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी कहाँ है। ये यूनिवर्सिटी है अमेरिका में। इसमें नियुक्त की गई पहली अश्वेत व दूसरी महिला, यानी कि यहाँ पर दो महिलाएं इसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं, लेकिन पहले अश्वेत महिला कौन है। क्लाउडीन क्लाउडीन गे क्लाउडीन गे इसकी पहली अश्वेत महिला जो है बनी है अध्यक्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। हमारा अगला प्रश्न है, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जिसका उड़ीसा में सफलतापूर्वक निरीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता कितनी है। ऑप्शन ए है 3000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 4000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6000, ऑप्शन डी है 5000 किलोमीटर। पूछा जा रहा है अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी मारक क्षमता कितनी है, यह पूछा जा रहा है। इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर, यानी कि यह जो मिसाइल है 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसे लॉन्च कहां से किया गया है। ओडिशा के व्हीलर द्वीप से। अब व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है।
एपीजे कलाम द्वीप। जो अगले 5 मिसाइल है, इसका ये मार कहां करती है? सतह से सतह तक, सतह से सतह तक। यह सब कॉन्टिनेंटल में, एक सब कॉन्टिनेंटल से दूसरे सब कॉन्टिनेंटल तक, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने में सक्षम है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी स्केप टनल की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 12.65 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 17.35 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12.895 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 10.29 किलोमीटर। पूछा जा रहा है उधमपुर श्रीनगर बारामूला टनल परियोजना। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, यह कहां की परियोजना है? जम्मू एंड कश्मीर की यह परियोजना है। आपसे पूछा गया है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल टनल परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी स्केप टनल। स्केप टनल का मतलब होता है कि जो सुरंग बनाई जाती है, जिसके अंदर से ट्रेनें गुजारी जाती हैं। सुरंग तो काफी लंबी होती है, लेकिन बीच में यदि आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई या गाड़ी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, अकस्मात जो सेवाएं प्रदान करनी हो, तो उसके लिए स्केप योजना चलाई गई है, यानी लोगों को बचाने के लिए, अन्य चीजों को राहत प्रदान करने के लिए स्केप योजना चलाई गई है। उसके तहत एक टनल का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है? 12.895 12.895 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जो विश्व की सबसे लंबी टनल सुरंग कौन सी है? तो वह है अटल सुरंग। अटल सुरंग, जिसका पुराना नाम था रोहतांग सुरंग। यह जो है लेह और मनाली राजमार्ग जो है, लेह मनाली राजमार्ग को, स्टेट हाईवे को जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। जो ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। इसके साथ ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया की टॉप 130 की सूची में कौन शामिल है? हाल ही में जारी हुरून इंडिया की टॉप 130 की सूची में शीर्ष पर कौन है? पहला है कैवल्य बोहरा, दूसरा है आदित्य पलीचा, और तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है रितेश अग्रवाल। ये हमसे पूछ रहा है, जो हुरून इंडिया ने पहली बार अपनी रिपोर्ट जारी की है, इसने हुरून इंडिया ने 100 टॉप जो हमारे यहाँ के कमाने वाले लोग हैं उनकी सूची जारी की है। उसमें उन्होंने पूछा है कि 30 से 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति, कम उम्र के व्यक्ति जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की है भारतवर्ष में, वह कौन है? वह दो लोग हैं। वह है कैवल्य बोहरा, कैवल्य बोहरा
और दूसरे हैं आदित्य पलीचा। ये दो लोग जिन्होंने ये इनकी उम्र, कैवल वोहरा की उम्र जो है 21 वर्ष है, 21 वर्ष, और आदित्य परीक्षा की जो उम्र है वह है 22 वर्ष, यानी 30 वर्ष से कम की ये दोनों व्यक्ति भारत में सबसे ज्यादा इस समय कमाई करने का काम कर रहे हैं। कमाई इनकी लगभग मान के चलिए कि 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर इनका एक साल का कैवल वोहरा का रहा है, और आदित्य परीक्षा का 1200 करोड़ का। अच्छा, ये लोग काम क्या करते हैं? आप लोगों ने नाम सुना होगा एक जिप्टो। जिप्टो जो जहां से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां से हम लोग किराना का सामान मंगाने का काम करते हैं। ये लोग ऑनलाइन किराना का सामान बेचने का काम करते हैं और सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं इस समय, इस उम्र में, 30 वर्ष से कम उम्र में। आइए आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहां से स्वदेशी हाई स्पीड यूएवी का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में भारत ने कहां से स्वदेशी हाई स्पीड यूएवी यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है ओडिशा। यूएवी यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल, यानी कि बिना मानव के हवा में चलने वाला यंत्र है, जैसे कि ड्रोन। यह पूछ रहा है कि हाल ही में कहां हाई स्पीड यूएवी का सफल परीक्षण किया गया है? और सफल परीक्षण किया गया है कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। इसका काम क्या रहेगा? यह ज्यादातर जासूसी का काम करेगी, स्पाई कैम जिसको बोलते हैं। जैसे ड्रोन होता है ना, बिना मानव के होता है, उसी आधार पर ये भी है जो जासूसी के काम करेगी, और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर अटैक भी कर सकती है। और क्या इसे लॉन्च कहां से किया गया है? कौन किया है इसे लॉन्च कौन किया है? इसे लॉन्च किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। डीआरडीओ को वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं समीर कामत। जो हमसे प्रश्न पूछा गया कि हाल ही में भारत ने कहां से स्वदेशी हाई स्पीड यूएवी का सफल परीक्षण किया है, वह परीक्षण किया गया है कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। और इसका काम क्या है? जासूसी का काम है, कभी कभी अटैक भी कर सकती है। इसे लॉन्च किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई। इसका मुख्यालय है दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष कौन है? समीर कामत जी। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? भारत में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश।
एफडीआई, एफडीआई यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेशों से हमारे यहाँ लोग निवेश करते हैं, चाहे वह इंडिविजुअल करे या किसी कंपनी के रूप में, किसी फर्म के रूप में, किसी भी तरीके से जो विदेश से पैसा हमारे देश में आता है, जो विदेश से पैसा हमारे देश में आता है, उसे ही एफडीआई कहते हैं। इसी से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। हम कितना भी रुपए बना लें अपने देश में, उससे हमारी आर्थिक स्थिति नहीं मजबूत होगी। जो एफडीआई हमारे देश में आता है, उसी से हमारे देश की स्थिति मजबूत होती है। प्रश्न पूछ रहा है, एफडीआई प्राप्त करने में विदेशों से किस राज्य में सबसे ज्यादा पैसे आए हैं इस वर्ष 2023 में? वह राज्य रहा है महाराष्ट्र। उद्योग नगरी महाराष्ट्र। पिछली बार भी यही राज्य प्रथम पर था, इस बार भी यही राज्य प्रथम पर है। अच्छा, महाराष्ट्र में दो तीन चीजें इसके विषय में हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस जी। महाराष्ट्र का निर्माण कब हुआ था? महाराष्ट्र राज्य का निर्माण 1 मई 1960 को। यह किस राज्य से कट करके बना था? गुजरात राज्य से कट करके 1 मई 1960 को गुजरात राज्य से कट करके महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था। यहाँ पर एक सबसे प्रसिद्ध चीज और क्या है? लोनार झील। लोनार झील यहीं पर है। जैसा कि कहा जाता है कि उल्का पिंडों के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ था। उल्का पिंड के गिरने से। यह सवाल आ चुका है एग्जाम में कि किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है, तो वह है लोनार झील, जो स्थित है महाराष्ट्र में। अच्छा, इसे पिंक झील भी कहते हैं, गुलाबी झील। गुलाबी झील क्यों? क्योंकि 2019 में इसका पानी जो है गुलाबी हो गया था। ठीक, ये तीनों प्रश्न आ चुके हैं कि लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उल्का पिंडों के गिरने से किस झील का निर्माण हुआ? लोनार झील का निर्माण हुआ। और गुलाबी झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो वह झील है लोनार झील। तो हमारा प्रश्न था कि किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई 2023 में आया है? तो आया है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यपाल है रमेश बैस। महाराष्ट्र का निर्माण कब हुआ था? 1 मई 1960 को गुजरात राज्य से कट करके महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। यहाँ पर पालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा स्थित है। और महाराष्ट्र में लोनार झील भी स्थित है, जो उल्का पिंडों के गिरने से बनी, और इसे गुलाबी झील भी कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कौन से युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी है मार्मुगोवा, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो पूछा गया है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कौन सी युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? इसे किस प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया है? इस प्रोजेक्ट का नाम है 15B। इस प्रोजेक्ट का नाम है 15B। इसके तहत कुल 4 युद्धपोत शामिल किए जाएंगे। 4 युद्धपोत।
तो जो पूछा गया है कि हाल ही में जो युद्ध पोत शामिल किया गया है उसका नाम है मार्मू गोवा। मार्मू गोवा इसका नाम है। गोवा में एक द्वीप है मार्मू गोवा, एक द्वीप, गोवा में एक द्वीप है मार्मू गोवा, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा गया है मार्मू गोवा। अच्छा, यह इसके पहले एक और शामिल किया गया था, ये दूसरा है, दूसरा युद्धपोत है, दूसरा युद्धपोत। पहला युद्धपोत है कौन सा था जिसे शामिल किया गया था, वह था विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को जो है पहला पहला था शामिल किया गया। उसके बाद मार्मू गोवा का कुल 4 युद्धपोत शामिल किए जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है एरिका रोबिन, ऑप्शन बी है सैनिस पलासियोस, पलासियोस, ऑप्शन सी है स्नेहा नाम्बियार, ऑप्शन डी है रिजुल मैनी। हमसे पूछा जा रहा है मिस इंडिया यूएसए 2023, मिस इंडिया यूएसए 2023। प्रश्न को पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। मिस इंडिया जो चुनी गई है, लेकिन कहा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो एक प्रतियोगिता होती है, वहां पर अमेरिका में रहने वाली जो मूल निवासी है वहां के, वह इंडिया से जाकर के उनकी प्रतियोगिता होती है। तो वहां पर मिस इंडिया 2023 किसे चुना गया है यूएसए में, वह चुना गया है रिजुल मैनी को। रिजुल मैनी इसे इन्हें चुना गया है मिस इंडिया। मिस यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है। अच्छा, मिसेज इंडिया किसे चुना गया है? मिसेज इंडिया, मिसेज इंडिया चुना गया है स्नेहा नाम्बियार। स्नेहा नाम्बियार। अच्छा, अब इससे संबंधित प्रश्न हम और जान लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 किसे चुना गया है? मिस यूनिवर्स, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। मिस यूनिवर्स 2023 किसे प्रदान किया गया है? वह मिला है सेनिस पलासियोस। सेनिस पलासियोस को, जो कहां की रहने वाली है? नकारागुआ। नकारागुआ की रहने वाली है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरा लाइव बनाया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जापान। सबसे गहरा लाइव, गहरा लाइव, ऐसा काम जो है अक्सर कौन करता है? चाइना। चाइना ने सबसे जमीन के नीचे सबसे गहरा, जमीन के नीचे सबसे गहरा लाइव बनाने का काम किया है, जिसकी गहराई लगभग है कितनी? 2400 मीटर। 2400 मीटर यानी लगभग 2.5 किलोमीटर जमीन के अंदर लाइव बनाने का काम कर रहा है। यहां पर किया क्या जाएगा? चीन है तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा काम जरूर किया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है विजय दिवस, ऑप्शन बी है पराक्रम दिवस, ऑप्शन सी है सैनिक दिवस, ऑप्शन डी है शहीद दिवस। 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विजय दिवस।
क्यों मनाया जाता है? इसी दिन 1971 में भारत पाक युद्ध खत्म हुआ था और भारत को विजय मिली। बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। बांग्लादेश का निर्माण। बांग्लादेश चूंकि पाकिस्तान का प्रांत था, लेकिन वहां पर अधिकतर जो लोग थे बांग्ला बोलने वाले थे, तो इनका काफी लंबा संघर्ष चला। इसमें भारत ने उनकी मदद की और युद्ध हुआ और उसी दिन 16 दिसंबर 1971 को युद्ध विराम हुआ और बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का निर्माण किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 4 श्रमिकों को कितने घंटों में बचाने का काम किया गया था? ऑप्शन ए है 300 घंटा, ऑप्शन बी है 350 घंटा, ऑप्शन सी है 400 घंटा, ऑप्शन डी है 100 घंटा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी सुरंग में कुछ लोग फंस गए थे उत्तराखंड में। वहां पर राहत बचाव कार्य चला था, जो काफी लंबा चला। जो यह कार्य था उत्तराखंड में, राहत बचाव कार्य, लगभग 400 घंटे चला था। यानी कि लगभग मान के चलिए कि पूछ सकता है आपसे दिन में भी, तो 17 दिन लगा। लगभग 17 दिन लग गए हमको इन मजदूरों को बाहर निकालने में। लेकिन सबसे अच्छी बात रही कि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। उत्तराखंड के विषय में हम कुछ तथ्य जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? उत्तराखंड राज्य का निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को। इसका जब निर्माण हुआ तो इसका नाम उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तरांचल था। चूंकि यह पहले उत्तर प्रदेश का भाग था और यह पहाड़ी एरिया है लगभग पूरा, तो इसीलिए अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर के काफी संघर्ष के बाद इस नए राज्य का निर्माण किया गया, तो इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। लेकिन बाद में 7 जनवरी 2007 को 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदल करके उत्तराखंड रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी इसके मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? यहाँ के गुरमीत सिंह। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है। गोमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है। और यहाँ उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी है, फ्लावर्स वैली। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। और जानने लायक तथ्य क्या है? यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क है। और एक पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में कुल अच्छा लगभग जिले कितने हैं? जिले हैं यहाँ 13 जिले हैं।
तो इस प्रश्न को हमने देखा कि उत्तराखंड में अभी जो राहत बचाव कार्य चला था, जहां टनल पे नीचे मजदूर फंस गए थे, तो लगभग 400 घंटे यानी लगभग 17 दिनों तक यह कार्य चला। उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को जब निर्माण हुआ तो इस राज्य का नाम था उत्तरांचल। बाद में 1 जनवरी सन 2007 को इसका नाम बदल करके उत्तराखंड रख दिया गया। इसमें कुल 13 जिले हैं। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, गोमुख से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल है गुरमीत सिंह। फूलों की घाटी यहाँ पर स्थित है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टाइमलाइन था वह समाप्त होता है। फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।